तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका नई वीडियो में। इग्नू की बुक है BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति। इसकी इकाई 7 सप्तडांग का सामान्य परिचय। इकाई की रूपरेखा, उद्देश्य, प्रस्तावना, सप्तडांग सिद्धांत। सप्तडांग सिद्धांत के अंदर जो है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये सब टॉपिक कवर होने वाले हैं और बौद्ध प्रश्न लास्ट में हम करवाने वाले हैं। प्रस्तावना से शुरू करते हैं। प्रस्तावना: प्राचीन भारतीय राजनीति में वैदिक साहित्य में राष्ट्र का विशद विकास क्रम प्राप्त होता है। परवर्ती काल में यही राष्ट्र की संकल्पना विकसित, व्यवस्थित तथा संगठित राज्य के रूप में सप्तडांग सिद्धांत के रूप में स्थापित हुआ है। महाभारत में राज्य के राष्ट्रडंग स्वरूप के साथ साथ अष्टांग स्वरूप का भी उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु महाभारत में राज्य के साथ अडंग यानी कि अवयव से युक्त ही माना गया है। महाभारत में राजा को इन 7 अंगों वाले राज्य के परिपालन का उपदेश दिया गया है। महाभारत में सप्तांग के अवयवों में क्रम भेद है, परंतु अवयवों में समानता है। अग्नि पुराण में राज्य के व्यवस्थित स्वरूप स्वामी, अमात्य, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, जनपद से युक्त वर्णन प्राप्त होता है। सूत्र साहित्य में भी स्वामी, अमात्य, दुर्ग, कोष, दंड, राष्ट्र, मित्र, इन 7 अंगों से युक्त राज्य को स्वीकार किया गया है। अर्थशास्त्र प्रणेता आचार्य कौटिल्य ने 7 अवयवों से युक्त सप्तांग राज्य के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है। अर्थशास्त्र के अनुसार 7 अंगों से सुव्यवस्थित होने पर ही राज्य सुव्यवस्थित एवं पूर्णता को प्राप्त करता है। मनुस्मृति में भी स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और बल से सप्तांग राज्य के रूप में वर्णित है। आचार्य मनु के अनुसार प्रत्येक अंग वाले अंग से श्रेष्ठ है तथा एक अंग में विकार आने से दूसरे अंग में विकार होता है। अतः प्रत्येक अंग एक दूसरे के लिए आवश्यक होता है। प्रत्येक अंग विशेषता से युक्त होता है तथा राज्य संचालन में समान रूप से प्रयोग होता है। सप्तांग सिद्धांत शुक्र नीति के अनुसार सप्तांग सिद्धांत क्या था? शुक्र नीति के अनुसार हमें बताया गया है। शुक्र नीति में सप्तांग स्वामी को स्वामी, सप्तांग राज्य को स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और बल से युक्त इन अंगों में राजा को मूर्धा कहा गया है। शुक्राचार्य ने 7 अवयवों को शरीर के विविध अंगों जैसे राजा को मूर्धा, मंत्री को नेत्र, मित्र को कर्ण यानी कान, कोष को मुख, सेना को मन कहा है, दुर्ग हाथ, देश पाद यानी पैर से समानता स्थापित किया है। उनके अनुसार मंत्री नेत्र के समान, मित्र कर्ण के समान, कोष मुख के समान, सेना मन के समान, दुर्ग हाथ के समान और राष्ट्र देश पैर के समान है। सप्तांग राज्य के सभी अंगों का प्राचीन वाङ्मय में निम्न स्वरूप वर्णित है। इस प्रकार सर्वप्रथम मूर्धन्य अंग के रूप में राजा का कथन किया गया है। पहले राजा के सप्तंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में राजा है। राज्य के जो सप्तंग है
उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो राजा है। राजा को शुक्र नीति में मूर्धा के रूप में माना गया है। मूर्धा यानी धड़, धड़ के रूप में राजा को माना गया है शुक्र नीति के अनुसार। राजा को स्वामी, अधिपति, आत्मा अलग अलग पर्याय के द्वारा संबोधित किया गया है। शुक्राचार्य तथा कौटिल्य आदि आचार्यों ने राजा के लिए अनेक आवश्यक गुण बताए हैं। राजा धार्मिक, उच्चकोलोत्पन्न, सत्यवादी, सत्य प्रतिज्ञ, विनयशील, कृतज्ञ आदि उत्तम गुणों से युक्त शास्त्र ज्ञाता होता है। शुक्र नीति में सप्तगुण युक्त राजा होना चाहिए। राजा अपने धर्म, स्वधर्म का पालन, प्रजा के प्रति कर्तव्य का निर्वहन, धर्मानुसार दंड को धारण करता है। महाभारत जो है उसमें राजा को दैवी शक्ति से युक्त कहा गया है, अर्थात पृथ्वी पर देवता के प्रतीक के रूप में राजा को प्रतिनिधि माना गया है। महाभारत के जो है उसके अनुसार राजा को दैवी शक्ति यानी कि किसी देवता का अवतार या उसकी शक्ति उसमें समाई हुई ऐसा माना गया है। पृथ्वी पर देवता के प्रतीक के रूप में राजा को देखा जाता था। अर्थशास्त्र में काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि राजश्री राजा का वर्णन प्राप्त होता है। अमात्य, अमात्य क्या है? शुक्र नीति में अमात्य को चक्षु कहा गया है। चक्षु यानी नेत्र। अमात्य को मंत्री, सचिव आदि पर्याय के द्वारा परामर्शदाता, विचारक के रूप में राजा का नेत्र कहा गया है। अमात्य का सचिव, अमात्य या सचिव का उल्लेख हमें वैदिक वाङ्मय में भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद में अमात्य के लिए अम्वान अर्थात सदा साथ रहने वाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में इंद्र के सचिव के रूप में मरुत का उल्लेख हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्र नीति आदि प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथों में अमात्य के गुणों व कार्यों का विस्तार से विवरण प्राप्त होता है। कौटिल्य के शब्दों में राज्य चक्र को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए सचिव की नियुक्ति तथा उसके मत को सुनना आवश्यक कहा गया है। कौटिल्य ने अमात्य व मंत्री में अंतर किया है। आचार्य कौटिल्य राजा को योग्य अमात्यों को नियुक्त करके शासन व्यवस्था संचालित करने का निर्देश करते हैं। उनके अनुसार राजा योग्य पुरुषों को देश, काल तथा कार्य आदि का परीक्षण करके अमात्य नियुक्त करे तथा मंत्री के रूप में सर्व गुण संपन्न व्यक्ति को ही नियुक्त करे। जो कौटिल्य है उन्होंने अमात्य व मंत्री में अंतर वो ढूंढा था। आचार्य कौटिल्य ने जो योग्य अमात्यों को नियुक्त करके शासन व्यवस्था संचालित करने का निर्देश सबको दिया था। उनके अनुसार राजा योग्य पुरुषों को देश, काल तथा कार्य आदि का परीक्षण करके अमात्य नियुक्त करना चाहिए। मंत्री के रूप में सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को ही नियुक्त करे। महाभारत के अनुसार कुलीन, विद्वान, सर्वशास्त्र निपुण, कृतज्ञ, बलवान, जितेंद्रिय, स्वदेशवासी, स्वामी भक्त आदि गुणों से युक्त पुरुष को अमात्य बनाना चाहिए। जो महाभारत ग्रंथ है उसमें अमात्य के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वे बताई गई हैं। कुलीन, विद्वान, सर्वशास्त्र निपुण, कृतज्ञ, बलवान, जितेंद्रिय, स्वदेशवासी, स्वामी भक्त, ये गुण बताए गए हैं अमात्य के महाभारत के अंदर। अगला जो है पॉइंट, जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन अर्थात लोगों का निवास स्थान है। राज्य के सप्तांगात्मक स्वरूप में जनपद अथवा राष्ट्र का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में राष्ट्र का प्रयोग बहुलता से प्राप्त होता है। शुक्र नीति, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। सामान्यतः राष्ट्र एवं जनपद का प्रयोग राज्य के एक अंग के रूप में पर्यायवत हुआ है। जो राष्ट्र का जो
राष्ट्र या जनपद है उसका प्रयोग राज्य के एक अंग के रूप में हुआ है, परंतु जनपद सामान्यतः छोटे भूभाग तथा राष्ट्र विशाल भूभाग के लिए प्रयुक्त हुआ है। सामान्यतः जनपद अथवा राष्ट्र वह सुनिश्चित क्षेत्र है जिसमें राजा एवं प्रजा को समर्थन और सुरक्षा मिलती है। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपने या दूसरे देश से लोगों को बुलाकर बसाना चाहिए। शूद्र कृषक से बहुल गांवों को इस प्रकार एक कोस या दो कोस दूर बसाया जाए। कौटिल्य के अनुसार जो है, राजा को अपने या दूसरे देश के लोगों को बुलाकर बसाना चाहिए अपने देश के अंदर, और शूद्र कृषक से बहुल गांवों को इस प्रकार एक या दो कोस दूर बसाया जाए ताकि आपातकाल में एक दूसरे की सहायता कर सके। नदी, वृक्ष, जंगल, सेतु, बंद आदि से जनपद सीमा को सुरक्षित बनाया जा सके। 800 गांवों का एक स्थानीय, 400 गांवों का द्रोणमुख तथा 200 गांवों का खारवटिक यानी कार्यटिक नामक अधिकारी तथा सीमा पर अंतपाल नामक दुर्गाधिकारी नियुक्त किया जा सके। महाभारत के शांति पर्व में भी जनपद व्यवस्था का वर्णन प्राप्त होता है, जहां 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम और सहस्त्रों के संगठन एवं अधिकारी ग्रामिक, 10 ग्राम ग्रामाधिपति, विंशत्याधिपति, शतग्रामाधिपति एवं सहस्त्र ग्रामाधिपति के रूप में है। अगला जो पॉइंट है, दुर्ग। राज्य का प्रमुख अंग दुर्ग है। दुर्ग को राज्य का हाथ यानी हस्त कहा गया है। राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। राजा को 6 प्रकार के दुर्ग, धन्व दुर्ग, मही दुर्ग, गिरि दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, जल दुर्ग और वन दुर्ग का निर्माण करना चाहिए। धन्व दुर्ग के चारों ओर बालू मिट्टी का घेरा होता है। पर्वतों से घिरा मही दुर्ग, जल से घिरा हुआ जल दुर्ग, बांस आदि से घिरा हुआ वन दुर्ग, सैन्य से घिरा हुआ मनुष्य दुर्ग। दुर्गाधिकारी के रूप में कुशल योद्धा नियुक्त होते थे। जो इसमें ये दुर्ग बताए गए हैं 6 प्रकार के हैं। ये किस किस चीज से घिरे होते हैं इनको एक्सप्लेन किया गया है, दोबारा देखते हैं। धन्व दुर्ग है, उसके चारों ओर बालू मिट्टी का घेरा होता है। और मही दुर्ग है, ये पर्वतों से घिरा होता है। जल दुर्ग होता है जो कि जल से घिरा हुआ होता है। घिना वन दुर्ग होता है, वन दुर्ग होता है जो बांस आदि से घिरा हुआ होता है। मनुष्य दुर्ग होता है सैन्य से घिरा हुआ। दुर्गाधिकारी के रूप में कुशल योद्धा नियुक्त होते हैं। कौटिल्य ने सप्तांग राज्य में दुर्ग को राजधानी के रूप में वर्णित किया है। दुर्ग के आंतरिक एवं बाह्य संरचना अन्न, ईंधन, नमक, पानी, बारूद आदि भंडार गृह, दिशा विशिष्ट देवता स्थान आदि का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं: औदिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। नगर की रक्षा के दृष्टिकोण से औदिक दुर्ग तथा पर्वत दुर्ग शत्रु पर प्रत्यक्ष आक्रमण से सुरक्षा हेतु निर्माण किया जाता है। धानवन दुर्ग तथा वन दुर्ग राजा को अप्रत्यक्ष सुरक्षा के लिए निर्माण किया जाता है तथा दुर्ग को सुविधानुसार छोटे भागों में बांटकर स्थानिक नियुक्त करना चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि यदि राजा जनपद निवासी पर दया भाव रखता है और जनपद धन धान्य संपन्न रहता है तो राजा मजबूत जड़ वाला होता है। महाभारत में कहा गया है कि जो राजा है वो जनपद, उसके क्षेत्र में जो आने वाला जनपद है उसके निवासी अगर धन धान्य से संपन्न रहते हैं और राजा उस पर दया भाव रखता है तो राजा मजबूत जड़ वाला होता है। अगला पॉइंट है जो कोश।
कोश प्राचीन भारतीय वाङ्मय में पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ का महत्व विस्तार से वर्णित है। राजनीति में भी कोश का महत्वपूर्ण स्थान है। कोश के बल पर ही सेना, दुर्ग निर्माण आदि राज्य संचालन हो सकता है। कोश में पूर्वज राजाओं के द्वारा संचित धन तथा स्वयं द्वारा अर्जित धन होना चाहिए। कोश स्वर्णादि बहुमूल्य रत्नादि का भंडार हो जिससे आपातकाल में प्रजा की रक्षा हो, राज्य की भूमि, सेना तथा सामर्थ्य की वृद्धि हो सके। आचार्य कौटिल्य ने कोश वृद्धि के 8 उपाय: पहला प्रचार समृद्धि, दूसरा चरित्रानुग्रह, तीसरा चोर निग्रह, युक्त प्रतिषेध, सस्य संपत्ति, उपसर्ग प्रमोक्ष, परिहारक्षय, हिरण्योपायनम, जनपद के पुराने आचार व्यवहार का ख्याल रखना, चोरों का निग्रह करना, अध्यक्षों को धन के अपहरणों से रोकना, अन्नादि को उपज करवाना, जल स्थल में उत्पन्न होने वाले वस्तुओं को बढ़ाना, आपदा से रक्षा करना, कर आदि को वसूलना, हिरण्य या सुवर्ण आदि को प्राप्त करना, ये 8 उपाय हैं। इसी तरह अर्थशास्त्र में कोश है, उसके क्षय के भी 8 प्रकार हैं: प्रतिबंध, प्रयोग, व्यवहार, अवस्तार, परिहापणम, उपभोग, परिवर्तनम और अपहार का वर्णन है। राजा यदि उचित अनुचित का सम्यक प्रकार से विचार करके कोश की वृद्धि करता है तभी राज्य मजबूत होता है, यानी सुदृढ़ होता है। बल सप्तांग राज्य में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में दंड को परिगणित किया गया है। दंड के लिए प्राचीन भारतीय साहित्य में विविध पर्यायों का प्रयोग किया गया है, जैसे शक्ति, बल, सेना आदि। सुदृढ़ एवं शक्तिशाली राज्य के लिए दंड का महत्वपूर्ण स्थान है। जो सुदृढ़ और शक्तिशाली राज्य है उसके अंदर दंड का महत्वपूर्ण स्थान है। दंड सेना के माध्यम से ही आंतरिक एवं बाह्य आपदाओं को दूर किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में शक्ति को बल कहा गया है। इनके अनुसार ज्ञान रूपी बल मंत्र शक्ति, कोश दंड रूपी बल प्रभु शक्ति तथा पराक्रम बल उत्साह शक्ति है। बलम शक्ति, इन शक्तियों से संपन्न राजा की श्रेष्ठ, शक्ति से हीन को अधम, समान शक्ति वाला को सम राजा कहा गया है। अतः इन शक्तियों को प्राप्त करने व बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार सेना को वंशानुगत, स्थायी, स्वामी भक्त तथा युद्ध में कौशल होना चाहिए तथा सभी क्षत्रपों को दंड या सेना से युक्त होना चाहिए। कौटिल्य ने विशिष्ट स्थान की रक्षा के लिए दृष्टिकोण से राजधानी की रक्षा करने वाली सेना मौल बल, स्वैतनिक सेना मृतक बल, शस्त्रास्त्र में निपुण, विभिन्न कार्यों में निपुण सेना श्रेणी बल, मित्र राजा की सेना मित्र बल, शत्रु देश की सेना अमित्र बल तथा वनवासी सेना आठवीं बल का विस्तार से वर्णन किया है। कामंदक शुक्राचार्य ने सेना अथवा दंड के स्थान पर बल का प्रयोग किया है तथा मौल साध्यस्क यानी तुरंत युद्ध के लिए प्रयत्नशील, सार असार, शिक्षित अशिक्षित, गुल्मीभूत अगुल्मक, स्ववाही दत्तवाहन आदि भेदों का वर्णन किया है। महाभारत में भी सेना के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। शुक्राचार्य ने दंड की परिभाषा दी है कि दंडों के द्वारा असत यानी बुरे आचरण से निवृत्ति और दमन होता है। अतः जिस उपाय से मनुष्य अच्छी प्रकार से दमन होता है उसे दंड कहते हैं। दंड से ही सब राजा के अधीन रहते हैं। शुक्राचार्य ने शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित मनुष्य
आदि के समूह को सेना कहा है। पैदल सेना को स्वगमा तथा रथ अश्वादि के प्रयोक्ता को अन्यगमा, रथ घोड़ा हाथी को कहा है अन्यगमा। सेना के बिना राज्य धन और पराक्रम को स्थायी नहीं बना सकता है। बलवान के सब अधीन होते हैं तथा दुर्बल के सभी शत्रु होते हैं। शुक्राचार्य के अनुसार शरीर बल, शूरता बल, सेना बल, शस्त्र बल, बुद्धि बल, आयु बल से युक्त मनुष्य या राजा विष्णु के समान होता है। शुक्राचार्य है, उन्होंने बल की अनेक परिभाषा दी है, जैसे शरीर बल, शूरता बल, सेना बल, शस्त्र बल, बुद्धि बल और आयु बल से युक्त मनुष्य जो है उसको विष्णु के समान शुक्राचार्य ने माना है। शुक्राचार्य ने स्वीय बल, मैत्र बल से संपन्न राजा निर्बाध शासन करता है। मित्र की परिभाषा शुक्राचार्य ने राज्य के 7 अंगों में सुमित यानी या मित्र को श्रोत्र इंद्रिय के समान महत्वपूर्ण माना है। मनुष्य किसी के साथ उपकार या अपकार करने से कर्मश मित्र या शत्रु होता है। राजा को मित्र राज्य की उन्नति एवं शत्रु राज्य की अवनति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। राजा अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने समान एवं हितैषी राजा को मित्र राष्ट्र बनाता है, जो संकट में आवश्यकता पड़ने पर सहायता करे। कौटिल्य के अनुसार मित्र राजा को युद्ध में सहायता करने वाले हितकारी है तथा युद्ध काल में सहयोग देने वाला होता है। अर्थशास्त्र में प्रकृति मित्र, सहज मित्र एवं कृत्रिम मित्र का वर्णन है। महाभारत में सहार्थ, यजमान, सहज, कृत्रिम मित्रों में से सहज और यजमान मित्र को श्रेष्ठ माना है। अर्थशास्त्र में स्पष्टतः कौटिल्य कहते हैं कि मित्र वंश परंपरागत से हो, स्थायी हो, वंश में रहे, जो कभी विरोध नहीं करे तथा शक्ति संपन्न हो तथा समय पर सहायता करने वाले हों। इस प्रकार से भारतीय संस्कृत वाङ्मय में राज्य के सप्तांग अवयव या 7 सप्तांगों का वर्णन किया है। सारांश क्या है? महाभारत, अर्थशास्त्र, शुक्र नीति आदि ग्रंथों में प्राय राज्य के संचालन हेतु 7 आवश्यक अंगों को आवश्यक माना गया है। स्वामी अमात्यादि सभी अंगों में परस्पर सहयोग, समन्वय तथा सामंजस्य से राज्य को परिपूर्ण माना गया है। राज्य के इन 7 अंगों के अंतर्गत यदि किसी एक में भी विकार आ जाए तो राज्य का पतन निश्चित है। शब्दावली देख लेते हैं। अमात्य यानी मंत्री, जनपद, प्रजा से युक्त भूभाग, दुर्ग, किला या फिर राजधानी, कोष, धन या मुद्रागार, मित्र, समर्थक। बोध प्रश्न: राज्य के लिए आवश्यक अंग निम्न में से क्या है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सही उत्तर को मैं पिन कर दूंगा। प्राचीन भारतीय राजनीति के अनुसार दंड का प्रयोग न्याय संगत है। दुर्जनों के प्रति, दूसरे धर्म के अनुयायियों के प्रति, पशुओं के प्रति, सज्जनों के प्रति। इसका उत्तर है दुर्जनों के प्रति। और ये कुछ बड़े प्रश्न हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आज आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।